to the celebration of birth anniversary of Punyashlok Devi Alyabai Holkar. I call upon the dignitaries Shri Sunil Maheshwari ji, Srimati Parimala ji and Shailaja ji onto the dais. I now request the dignitaries to come forward for Pushpa Samarpan. We have our Mukhya Athithi, Shri Sunil Maheshwari ji. He's from Indore and he's the DGM of Adroitech Engineering Solutions. And we have our Mukhya Vakta, Srimati Parimala ji, Vanavasi Kalyan Ashram, Telangana Pranta Mahila Pramukh. And we have Shailaja ji, Samrat Prakashan Director for today, Shri Sunil Maheshwari ji, to put forward few words. मध्य भारत का एक प्रमुख शहर जो अभी है 1500 से लेकर 1700 के बीच में और इंदौर में होलकर्स, इनने अपनी कन्वीनियंस के लिए कंपेल एक वहाँ से पास में करीब 20 किलोमीटर दूर पे एक और गांव है जो उस टाइम पे एक मुख्य गांव हुआ करता था जहाँ से ये केंद्र था, वहाँ से शिफ्ट करके इसको इंदौर बसाया। मल्हारराव होलकर जो अहिल्याबाई जी के ससुर जी थे, उनने इस गांव को बसाया। और उस टाइम पे इन लोगों ने जब गांव बसाया तब पूरी प्लानिंग के साथ में वहाँ पे उस मतलब जैसे आज अपना मॉडर्न सिटी जैसे बनते हैं, जैसे प्लानिंग होती, उस टाइम उसको वैसे बना करके शहर के बीचों बीच राजवाड़ा बनाया और उसके हिसाब से उनने अलग अलग जगह डेवलपमेंट किया, रहने के लिए अलग बस्ती, मार्केट के लिए अलग जगह। ऐसे आज आप भी अब इंदौर में जाओगे तो आपको उस तरह से मार्केट डिवाइड मिलेगा कि कपड़ा मार्केट अलग है, बर्तन का अलग है, ज्वेलरी का अलग है, इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ वो है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी था जब मुग़ल शासन के लिए ये एक डेक्कन का एंट्री था, जब उनको साउथ की तरफ आना था तो ये वहाँ से एंट्री था। और ये साउथ सेंट्रल इंडिया का सबसे हाईएस्ट इस पे शहर है, तो वहाँ का वातावरण और जो जलवायु है वो भी एक उपयुक्त है रहने के लिए, जो वहाँ के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अहिल्याबाई जी ने जब उसको डेवलप किया, पूरे गांव को बसाया, लेकिन अपने कन्वीनियंस और उसके लिए वो महेश्वर शिफ्ट हो गई। नर्मदा जी का, उनका शंकर जी का जो एक स्नेह था उसके कारण वो नर्मदा के किनारे गई और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी उनको ने इंदौर को ही रखा। उसका इम्पोर्टेंस ये भी था कि जब ब्रिटिशर्स के साथ में जब बिजनेस एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे वो लोग चुंगी जैसे टैक्स वसूलते थे। पूरा मालवा रीजन में अफ़ीम की खेती होती थी और ये अफ़ीम चाइना को जाता था और होलकर्स जो थे, जो वहाँ के लोकल राजा थे, वो ब्रिटिशर से टैक्स लेते थे और उस तरह से उनने इसको बसाया। उनके इसमें ये था जो टैक्स का जो अमाउंट आएगा वो जनता की भलाई के लिए यूज़ करना। तो ये अहिल्याबाई होलकर के बाद की उनकी 2 जनरेशन जिनने इंदौर को रूल किया, उनने इसी को अपनाते हुए उसका पूरा यूज़ किया। और इसी तरह से उनने जब 1818 के बाद जब वो फुल फ्लेजेड ऑटोनॉमस राजा बने तो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनने इंडस्ट्री सेटअप करी। उस टाइम उनने वहाँ पे कपड़ा मिल, जो एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चालू हुआ था उस समय, सब कपड़ा मिलों को करीब 14 या 15 बड़े कपड़ा मिल वहाँ पे सेटअप हुए थे। जो इन कपड़ा मिलों के सेटअप के साथ साथ में वहाँ पे गुजरात और राजस्थान और अलग एरियो से व्यापारी लोग भी आए और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया। ट्रेडिंग सेंटर के साथ में लोगों में वो जो अहिल्याबाई की सीख थी वो लोगों ने कंटिन्यू रखी। जो अभी के समय में जो क्लीन सिटी का जो इनको अवार्ड मिल रहा है इंदौर में लगातार साथ में, लोगों को उस तरह से कि कैसे अपनी सिटी को अपना जगह माने, अपने उसको माने, वो लोगों में अभी भी उनने अडॉप्ट किया है। और उसी को मानते हुए उन लोगों ने सरकार के साथ कोऑपरेट करके बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। वहाँ पे मेरा पिछला अनुभव ऐसा है, पिछले साल अप्रैल में जब मैं वापस वहाँ गया था तो जब ऑटो रिक्शा में बैठा तो मैंने, जब मेरे हाथ में पॉलीथीन था तो ऑटो रिक्शा वाले ने पहले रोका और पहले से मेरे से पॉलीथीन का बैग लिया कि बोले आप ये यूज़ नहीं करोगे और इसको बाहर नहीं फेंकोगे। तो उनने पहले लिया और अपने पास रखा और फिर बोले कि अब बोलता हूँ आपको कहाँ चलना है, वो लेके चले।
इसी तरह से आज भी वहाँ पे जब शाम को 7 बजे कचरा बजाते हुए गाड़ियाँ आती है तो लोग पहले सब काम छोड़ करके पहले बाहर आते हैं और कचरा देते हैं ताकि वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। दुकानदार भी, मार्केट में भी ऐसा है कि वो लोग अगर उनके कोई ग्राहकी है या कोई कस्टमर है तो वो लोग उसको रोकते हैं, पहले वो गाड़ी वाला आया है कचरा लेके जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए वो करते हैं। ये वहाँ के लोगों में जो सीख मिली है अहिल्याबाई जी की देन है। और बाकी तो आप अहिल्याबाई के बारे में सुनोगे इतना ही। Qualities of all the great people India has ever seen. She had the vision of united India and united Indians like Chhatrapati Shri Shivaji Maharaj and Shri Shankaracharya, the best administration and education of Arya Chanakya and Daivagichi of Samarth Ramadas Swami and Sant Gyaneshwar. अभी जैसे सुनील जी ने बताया, बहुत से लोग यहाँ जानते हैं कि मैं सेविका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसे संघ के स्वयंसेवकों के लिए है, वैसे ही आरएसएस माने राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्र सेविका समिति में मैं बचपन से शाखा में जाती हूँ, समिति की सेविका हूँ। तो समिति की सेविका, एक सेविका, संपूर्ण सेविका मतलब मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, ऐसे 3 उनका पूरा सम्मेलन, ये सेविका। ऐसे हम लोगों को बचपन से, मैं बचपन से जाती हूँ इसलिए मैं उसी इसमें बढ़ी हूँ। और मातृत्व के लिए और कर्तृत्व के लिए, नेतृत्व के लिए 3 आदर्श हम लोगों के सामने रखे जाते हैं। जब समिति शाखा में जाते हैं, शिक्षा वर्ग होता है, वर्ग होते हैं, जहाँ भी जाओ आपको पहले ये तीनों के बारे में बताया जाता है। मातृत्व के लिए जीजाबाई, कर्तृत्व के लिए अहल्याबाई और नेतृत्व के लिए झांसी लक्ष्मीबाई। हम इसके साथ में ही बढ़ते हैं। तो शायद बहुत लोग बहुत दिनों से मुझे देखने वाले भी है, झलक दिखता भी होगा, मतलब जो इसमें बढ़ते नहीं है उनको वो भी होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं, लेकिन हम लोगों को बाय ट्रेनिंग ये आता है अंदर कि जीजाबाई और अहल्याबाई और रानी लक्ष्मीबाई, जो सिचुएशंस में हम होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग के अंदर वो आ जाती है मूर्ति सामने। सो अभी तो कर्तृत्व के लिए अहल्याबाई होलकर। सो कर्तृत्व माने क्या? कर्तृत्व यानी एक हर व्यक्ति का, इंस्टीट्यूशन का, जो भी हो, एक होता है युद्ध में भी हो, कुछ भी हो, एक इम्प्लीमेंटेशन, युद्ध जैसे प्रैक्टिकली जाके युद्ध करना, उसके पीछे जो सपोर्ट चाहिए होता है, युद्ध करने वाला कार्यकर्ता, व्यक्ति जो भी जाता है, सो उसके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम काम करता है वो कर्तृत्व होता है। तो शौर्य पराक्रम है और कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व के लिए ये जो सपोर्ट सिस्टम चलाने का जो है, उसके आदर्श अहल्याबाई होलकर। कैसे मैं उनका कथा बताऊंगी, आप ही अब समझ जाएंगे कैसे करके। तो अहल्याबाई जी को समझने से पहले थोड़ा शायद सब लोगों को पता होगा, लेकिन मराठा एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ, मतलब होलकर्स का मराठी साम्राज्य से क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा एक 5 मिनट देखेंगे हम लोग। पहले होलकर कहाँ से है, क्यों होलकर रिलेटेड है करके। तो जब शाहजहां जब आ गए थे, मतलब 3-4 जनरेशन्स हो गए थे उन लोगों को भारत में, अकबर बाबर के साथ, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, करते 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 भारत में अपने पैर जमाने के लिए उनको 100 ईयर्स लग गए, 100 से ज़्यादा ही हो गए। तो वो लोग सह्याद्री के ऊपर का हिस्सा आप अगर मैप में देखेंगे तो काबुल से लेके एक सीधी पट्टी आप बांग्लादेश तक चले जाती है, सीधा जो भी आएंगे एक 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 करके बांग्लादेश तक वो लोग स्प्रेड हो गए थे। शाहजहां के टाइम में वो नीचे दक्षिण की तरफ आने को शुरू हो गया। तो तब बहुत लोग हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, अपने जो भी संघ के, जो भी हिंदू
प्रो हिंदू जो भी है वो उनका जनरल ऐसा है कि यदि वो टाइम पे जिजाबाई अगर पैदा नहीं हुए होते और उन्होंने शिवाजी का उनसे जन्म नहीं हुआ होता तो आज हम लोग बैठ के अहल्याबाई होलकर जी का तो शायद हम मना नहीं पाते थे। तो वो टाइम में जिजाबाई 15th सेंचुरी लास्ट, मतलब शाहजहां जब दक्षिण की तरफ आ रहा था तब शिवाजी को उन्होंने जन्म दिया। वो फिर उन्होंने जो इमेजिन भी हम लोग नहीं कर सकते थे, ऐसा 2 जनरेशन्स में, मतलब शाहजहां होने के बाद औरंगज़ेब के टाइम में वो पूरा दक्षिण ऑक्यूपाई, पूरा भारत देश पूरा ऑक्यूपाई कर ले गया, ऐसे सोचने के समय में उन्होंने उनको एक जगह पे उनको रोक दिया। फिर उनको मतलब दे स्टार्टेड रिवोल्ट, मतलब उनका जो मतलब उनको बांध दिया वहाँ तक ही, आगे उनको बढ़ने ही नहीं दिया। ऐसे उनको बांध के रखने में शिवाजी सक्षम थे। तो बाद में फिर बहुत स्ट्रगल हुआ, हिंदू साम्राज्य का स्थापना भी हो गया। फिर हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर शिवाजी, जिजाबाई भी चले गए, फिर शिवाजी का भी मृत्यु हो गया। वो सब तो हम जानते हैं, छत्रपति बन गए शिवाजी, हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो गई। फिर शिवाजी का मृत्यु, शिवाजी के मृत्यु के बाद फिर पूरे मतलब मुगलों को भी ऐसे ही लगने लगा और हिंदू समाज को भी ऐसे लगने लगा कि एक नेतृत्व का लॉस ऑफ जो क्या बोलते हैं लीडरशिप जो था वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। फिर हिंदू समाज पूरा विघटित हो गया। तब तक शिवाजी की मृत्यु तक औरंगज़ेब दक्षिण की तरफ नहीं आया था। जो भी करता था वो दिल्ली में बैठ के ही वो यूज टू सेंड हिज सब जो उसके सूबेदार थे, जो भी सिपाही सालार थे, जो कमांडर्स थे, उनको भेजता था, लेकिन कभी खुद नहीं आए दक्षिण में। शिवाजी के मृत्यु के बाद आके वो औरंगाबाद में बैठ गया क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी। वो जो उनका ये था कि पूरा भारत देश हम ये करेंगे, मुगलाई सल्तनत में कर देंगे, तो पूरा नहीं हुआ था, वो फ्रैगमेंटेड ही रहता था हमेशा। सो वो नहीं कह पाते थे कि पूरा हमारे पास आ गया करके। सो देन ही केम, औरंगाबाद में आके वहाँ बैठ गए। तो ही फेल्ट के अभी तो रूलर नहीं है, मतलब जो भी नेतृत्व करने वाला है वो नहीं है, तो ये जल्दी हो जाएगा। आफ्टर दैट शिवाजी सन संभाजी का छत्रपति हो गए, फिर उनका भी मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद राजा राम छत्रपति बन गए, उनका भी मृत्यु हो गया। तो वो टाइम में शिवाजी के टाइम में संभाजी को जैसे उसने अरेस्ट करके रखा था, संभाजी के बेटे शाहू महाराज को भी औरंगज़ेब ने कैद करके रखा था। बहुत मतलब 5 साल का लड़का हो से लेके ही वॉज 25 ईयर्स एज, तब तक वो औरंगज़ेब के कैद में ही था। शिवाजी की मृत्यु के बाद फिर शाहू महाराज को उन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन उनके जो माँ थे येसुबाई, वो उनके इसमें ही थे। उसको लगा कि संभाजी को जब वो कैद किए थे तब ही अलाउड औरंगज़ेब संभाजी को मतलब थोड़ा युद्ध विद्या, पढ़ना लिखना अपना जो है वो सीखने के लिए ही अलाउड हिम। बट उसका एक्सपीरियंस उनको बहुत मतलब एडवर्स आ गया। जब संभाजी फिर राजा बन गए तो औरंगज़ेब के ऊपर ही वो गए, फिर उनको कैप्चर करना और उनको पकड़ना, वो सब बहुत बड़ा, शिवाजी से भी बहुत वो पावरफुल थे ऐसा लगा था उनको। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, शाहू महाराज को कुछ भी नहीं, मतलब युद्ध विद्या नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब उनके शरीर में शक्ति, युद्ध विद्या से राज्य करने का कुछ भी नहीं था। जस्ट ही रिलीज, ही थॉट ये कुछ नहीं कर पाएगा, कैसे भी नकारा ही है करके। लेकिन जब शाहू महाराज निकल के आ गए बाहर एंड ही वॉज, उनका अभिषेक हुआ, तो वो उनको पता था कि मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मराठा सरदारों में इतनी शक्ति है जो वो फिर संगठन का काम कर सकते हैं। आने के बाद फिर शाहू महाराज ने पूरा अपना जो पावर्स जो थे वो पेशवाओं को दे दिए। पेशवा जो विश्वनाथ भट्ट थे, उन्होंने विघटित जो जैसे अभी सुनील जी ने बताया 5 अलग अलग मेन मराठा सरदार्स थे, जैसे होलकर और फिर भोंसले
और गायकवाड्स, सिंधियास, ऐसे चार पांच लोग थे। तो विश्वनाथ भट्ट जो उन्होंने पेशवा बनाया, वो लोग पहले उन्होंने ये सब लोगों को पहले एकजुट लाए, सबको एकत्रित किया। फिर वही इंस्पायर्ड कि हम लोग कैसे शुरू हुए थे, शिवाजी का कैसा था, वो सब। देन दे वर टुगेदर अगेन, दे फॉर्म्ड हो गया। फिर युद्ध के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। तभी ये जो कान्होजी आंग्रे जो पूरा अपना कोस्ट देखते थे, उनको भी साथ में ले लिया। ये सब करते करते फिर विश्वनाथ भट्ट जी का भी डेथ हो गया। बहुत टाइम, मतलब इतने टाइम में एक तरफ मुगली सल्तनत के साथ लड़ते हुए, दूसरे तरफ ये सब वो लोग चला, पेशवा ने ये सब काम चलाया। तो फिर जब पूरा हो गया विश्वनाथ भट्ट के बाद, उनके बेटे जो थे दूसरे बाजीराव पेशवा, जब पेशवा बने, वो ही वॉज, सब हम लोगों को, अपने को सब बहुत लोगों को पता होगा, युद्ध कला में बहुत निपुण थे वो। सो जो ये उनके पिताजी ने जो मराठा साम्राज्य का फिर से मराठा सरदारों को एकजुट किया था, वो सैन्य को लेके औरंगजेब के जो बेटे थे, बच्चे थे, वो उनके साथ में फिर मतलब बीच बीच में जब मराठों का और क्लैश चलता रहता था, बीच बीच में वो उनके निज़ाम भी थे और अपने भी राज्य थे, तो वो युद्ध करके फिर वो अपने साथ में लेने लगे। जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब मराठा सरदारों का और निज़ाम के औरंगज़ेब के जो सरदारों का जब फाइट स्टार्ट हो गया, तब मल्हार राव होलकर जी जो थे, वो बाजी जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव, उनके सैन्य के अधिकारी मल्हार राव होलकर थे। तो मल्हार राव होलकर पहले, जैसे सुनील जी ने बताया, उनका एक खाली इंदौर का ही जागीर था। इंदौर का वो देखते, इंदौर से उस तरफ, मतलब कलकत्ता टुवर्ड्स उस तरफ उनका जो देखने का एरिया था, संभालने का उनको जो दिया गया था दायित्व, उस तरफ था। लेकिन बाद में वो टाइम में एक बार जब ऐसे ही बाजी प्रभु और मल्हार राव होलकर जा रहे थे, तो वो उनका होलकर फैमिली, मल्हार राव का महाराष्ट्र से मराठी, इसमें उनका क्या रोल है यहाँ तक, इसके आगे अभी अहल्याबाई जी कैसे वहाँ उनके होलकर फैमिली में अहल्याबाई जी कैसे एंटर होते हैं यहाँ से, फिर उनका कथा शुरू होता है। जब मल्हार राव होलकर और बाजी प्रभु एक बार ऐसे ही युद्ध से आ रहे थे, तो चौंडी नाम के गांव में वो बहुत फास्ट घोड़ा सब चला के वो आ रहे थे। तो वो एक लड़की को उन्होंने देखा कि इतने सारे घोड़े चले गए, लेकिन वो कुछ ऐसे पकड़ के ऐसे बैठी थी। सब घोड़े तो सब फास्ट चले गए, लेकिन वो रुक गए मल्हार राव जी। फिर वापस आए, बोले क्या है ये क्या इतना, तुम इतने सब घोड़े 20-25 घोड़े आकर चले गए, अगर लग जाता तो वो क्या है, क्या प्रोटेक्ट कर रहे तुम करके उन्होंने उनको पूछा। जब देखा तो वहाँ वो 10 साल की लड़की थी। तो वहाँ वो 10 साल की लड़की ने एक नर्मदा नदी के किनारा ही था वो, तो उसने एक मृत्तिका शिवलिंग बनाया था। तो वो घोड़ों के नीचे आ जाएगा करके वो ऐसे इस करके बैठी थी। तो मल्हार राव जी ने पूछा, तुमको डर नहीं लगा क्या? वो तो मट्टी का शिवलिंग है, अगर ठीक है फिर बना सकते थे, तुमको लग जाता ना। तो बोले मैंने उसको मिट्टी का लिंग करके नहीं बनाया है, मैंने उसको शिव बना करके सोच के ही बनाया है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, मेरा अपना बनाया हुआ शिव, ईश्वर का, मेरा उसका भावना ईश्वर का है, उसमें कुछ लग जाता तो लग जाता, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना कैसे छोड़ सकती थी। शी रिप्लाइड दैट। वो बहुत इम्प्रेस किया उनको। फिर ही थॉट वो रह गए, वो लड़की बहुत अट्रैक्ट किए उसको। तो मल्हार राव जी और पेशवा बाजीराव दोनों गांव में रुक गए। फिर वो जब 2 दिन 3 दिन उनको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसका विचित्र ही उनका जो एटीट्यूड बच्ची का था, अलग ही था। और हिसाब किताब में तो इतना फास्ट थे, मतलब कोई भी फट से उनका हिसाब में ध्यान चला जाता था, गलती एकदम से उनको दिख जाता था, या ये पैसा इधर खर्च किए तो कैसे फिर आगे चल के
और बन सकता है, वो मतलब थोड़ा डिफरेंटली इश्यूज, नॉर्मल रेगुलर नहीं होके थोड़ा अलग थे उनको, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर बोले ठीक है, उनका मल्हार राव जी का एक ही बेटा था खंडेराव करके, तो उनको लगा ये लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगा। फिर लेकर गए। 2 साल ही डिफरेंस था, क्योंकि उनको वो जब अपने बेटे को देखते थे तो ही वॉज नॉट हैप्पी। पता चलता है ना कि आगे चल के मेरा इतना बड़ा होलकर जो ये है उसको चलाने वाला है, लेकिन वो लड़के में इतना तेज नहीं था अपने बेटे में, वो जो ये लड़की में था। तो वो बोले आगे चल के मेरा जो संभालना है ये लड़की संभालेगी। तो वहाँ जो अपने पास पहले से चलता आ रहा है कि राजा बनने के बाद थोड़ा थिंकिंग, जो जनरल जो मतलब लालची राजा भी बहुत से हुए हैं ऐसे नहीं, लेकिन जो ईमानदार धार्मिक देश के प्रति जो आदर भाव रखने वाले राजा होते हैं उनका थिंकिंग थोड़ा अलग होता है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे को ही मैं बनाऊंगा, वो बोले मेरे बेटे से ज़्यादा क्वालिटीज ये लड़की में है, सो मैं इसको ले जाऊंगा अपने साथ। फिर साथ में बाजीराव भी थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या है आपका, वो बोले ये तो लड़की तो अच्छी है। तो मतलब जो पॉजिटिव निस्वार्थ भाव जो व्यक्ति में होता है तो परमात्मा भी उनको जोड़ देता है। शायद उन्होंने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा आगे चल के इतना होगा, लेकिन उनको लेकर के गए, शादी कर लिए, साथ में लेके गए। मल्हार राव जी थोड़ा पहले से भी थोड़ा फ्री थिंकिंग, अलग में ये सब जो दकियानुसी जो बोलते हैं, मतलब ट्रेडिशन में भी जो नेगेटिव रिजिड जो होते हैं वो ज़्यादा उनको मानने वाले नहीं थे। पर जबकि सामाजिक स्थिति के हिसाब से तब जब पॉसिबल था तब बोलते थे, जब पॉसिबल नहीं था तो फिर छोड़ना ही पड़ता था। लेकिन जब लेके गए अहल्याबाई को शादी करके अपने साथ में, तो उन्होंने समाज में जब ऐसा था कि लड़की का पढ़ना इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे, लेकिन मल्हार राव जी ने उनके लिए टीचर लगवाया, और वो भी बहुत फास्ट लर्निंग थे। वो 7-8 ईयर्स के एज में उन्होंने जब शादी करके गए तो विदिन 6-7 ईयर्स 8 ईयर्स और शादी करके उनका सब अरेंजमेंट करके उनको तो युद्ध में जाना ही कंटिन्यूस, ही यूज्ड टू बी इन वॉर्स, हमेशा बाहर ही रहते थे। मतलब कंटिन्यूस चलता ही रहता था, एक तरह से संभालो, दूसरी तरफ से फिर आ गया, फिर तीसरी गए, ऐसा ही यूज्ड टू बी। वो हमेशा युद्ध में ही रहते थे, 2-2 साल कभी कभी वापस नहीं आते थे। तो उनके मन में वही था कि पीछे से जब मैं युद्ध में जाता हूँ तो जो मैं लेके आता हूँ उसको संभालने वाला चाहिए। सो इनको वो ग्रूम कर रहे थे। तो 15 ईयर्स एज में जब अहल्याबाई 6-7 ईयर्स हो गए थे और अहल्याबाई 15 ईयर्स के थे शायद, उनको पहले तो एक ही जागीर के वो इंचार्ज थे वो, लेकिन अभी पूरा पेशवा बाजीराव के पूरे साम्राज्य के वो सैन्याधिपति, मतलब उनको उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, होदा था, उनका कुछ टर्म या नहीं आ रहा है, ही वॉज इंचार्ज ऑफ कंप्लीट हो। बाजीराव के बाद, पेशवा के बाद इमीडिएट जो पावरफुल प्लेस था वो इनका बन गया था। तो फिर वो टाइम में यूजुअली क्या बोलते हैं, साइनिंग अथॉरिटी, कोई एक घर से एक साइनिंग अथॉरिटी, क्योंकि ये लोग हमेशा युद्ध में जाते हैं, तो जब कुछ इशू करना, पेपर्स का सिग्नेचरिंग साइनिंग अथॉरिटी होते हैं ना, तो एक घर के सदस्य को साइनिंग अथॉरिटी बनाते थे। तो मल्हार राव जी ने ये 15 ईयर्स की लड़की अहल्याबाई होलकर को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, शी विल टेक केयर ऑफ माई, जो भी इशू करना है या ऑर्डर्स इशू करने हैं या फिर वेल्थ इशू करना है या कुछ बाहर का लेना देना, जो भी ऑफिस का जो भी ऑफिशियल जो ऑफिस से यहाँ से जाता था उसका पूरा ये इंचार्ज उनको बनाया। वो उन्होंने पूछा अहल्याबाई ने, मुझे क्या, मैं क्यों बनूंगी, मला कशाला हे
ते सिक्के बोलते हैं स्टैम्प, ये मुझे क्यों देना है? तो बोले तुम मेरे बाद जो पावर्स है वो सब तुम्हारे पास रहेंगे। मतलब ही नेवर, उनके बेटे को उन्होंने दिया नहीं, बहू को उन्होंने दिया। तो उसके बाद से शुरू हो गया फिर लर्निंग उनका, स्लोली शी स्टार्टेड लर्निंग। उनको समझ में ही नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ। सो शी यूज्ड टू, जब भी वो बाहर से भेजते थे, मैंने इतना धन भेजा है, उसमें से इतना सैनिक के लिए चाहिए और इतना लोगों के देख रेख के लिए चाहिए और इतना तुम्हारा पर्सनल जो भी चलाने का है उसमें जाना है, जो भी अनाज आया उसमें से भी ऐसे ही 3 हिस्से करने हैं। जो भी जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे वो करते जाते थे, उनको समझ में भी नहीं आता था। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब 20-25 ईयर्स हो गए तो शी बिकेम एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद जब वो आते थे, मल्हार राव जी जब घर आते थे तो वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए। वो उनको ही बोलते थे इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया बाबा जी आपका, उससे थोड़ा मैनेज करना अच्छा रहेगा करके। देन वो जो उनका शुरू हो गया। फिर जब वो क्या बोलते हैं वेपन्स जो यूज़ करते हैं ना, वो चाकू, छुरी, तलवार, भाला सब, तो वो बोले ये क्वालिटी उनका ठीक नहीं है, सो वी नीड टू इम्प्रूव दिस, अच्छा बनाएंगे। तो कैसे, उन्होंने फिर इंदौर में ही एक वो उसके तैयारी का उन्होंने बनवाया। वो खुद जाते थे कौन सा मेटल यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है और कैसे कैसे डिज़ाइन में। इस बार युद्ध में ऐसे इसकी वजह से अपने सैनिकों को इतना नुकसान हो गया तो इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। और घोड़े के जो लगाम है उनको चेंज करना, सब मतलब शी हैज़ बिकम सो। मैनेजमेंट में एक जगह बैठ के वो वॉर में जाके युद्ध नहीं करते थे, लेकिन युद्ध में जो एक एक चीज़ जो होता था उनके ऊपर इनका पूरा नज़र रहता था। शी यूज्ड, बहुत शार्प उनका आई होता था। यहाँ बैठ के वो शी कुड इमेजिन, इतना तक था उनका कि मल्हार राव का एक युद्ध यहाँ हो गया तो उनका डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है आगे चल के। एंड शी वॉज कॉन्फिडेंट। और बहुत से आप हिस्ट्री देखिए, कौन सा भी एक युद्ध मल्हार राव जी ने हारा नहीं है। बाजी प्रभु का भी ऐसा ही है, वो कोई भी युद्ध लाइफ टाइम में जितने भी युद्ध हो किए, इतना उनका युद्ध का परफेक्ट प्लानिंग होता था, कहाँ कहाँ से कितने लोगों को भेजना है, कितने लोग आए, कितने लोगों को भेजना है, वो सब उनका। लेकिन जो युद्ध में गए, नेगोशिएशन हो या फिर प्रैक्टिकली युद्ध करना हो, एक भी युद्ध वो हारे नहीं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था। सो ये जो मैनेजमेंट स्लोली स्लोली स्लोली। और एक जो हिस्ट्री में अपने को पता चलता है, जो मुगल से आए पहले जो लोग आए बॉर्डर्स के एरिया में जितने भी वो लूट किए, दे कुड टेक, जो जितना भी वेल्थ था वो ले जा सके। उसके बाद जो अंदर तक आ गए, मतलब एक बॉर्डर्स के बीच में जो सेंटर इंडिया में आ गए, वहाँ से वेल्थ वापस ले जाना इम्पॉसिबल है, उनको समझ में आ गया था। सो दे कैप्चर्ड। अहल्याबाई जी का ही जो उनका सर्वे है उसके हिसाब से वी हैव इन आवर कंट्री, कितना सच है मालूम नहीं, लेकिन 400 फोर्ट्स है, छोटे बड़े फोर्ट्स, पैलेसेस जो भी है वो सब मिला के 400 है, शिवाजी के टाइम में भी मिला के। तो सबके सब अपना अपना जो भी अपने को लूटते थे वो फोर्ट्स में ही जमा करके रखते थे। तो ये लोग जो युद्ध करके फिर लेते थे उनके पास से, जो मुसलमानों के अधीन था, जो भी फोर्ट्स इन लोगों ने वापस कैप्चर किया था। क्योंकि पेशवा बाजीराव के टाइम में, मल्हार राव जी और पेशवा बाजीराव के टाइम में वापस अपना पूरा हिंदवी स्वराज पूरा पेजावर तक चला गया था और इस तरफ ढाका तक भी गया था और पूरा दक्षिण तो अपने पास ही था। तो ये जो वेल्थ, पूरे भारत से जो वेल्थ इकट्ठा होता था वो सब भेजते थे। तो बीच बीच में जैसे ये लोग लूटते थे वैसे वो लोग भी लूटते थे ना। तो एक बार क्या होता था, इन्फॉर्मर लेके आता था एक चिट्ठी, तो वो वही है या नहीं कैसे पता चलना चाहिए, दूसरा कोई है, मल्हार राव जी के स्टैम्प से कुछ लेके गया। सो शी नेवर यूज टू बिलीव। उसको क्या करते थे, बिठा ठीक है लकोटा आया है, पढ़ते थे इतना धन चाहिए करके।
इमीडिएटली शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड हर ओन एक क्या बोलते हैं स्पाई उन्होंने अपना जमाया रखा था। मल्ला राव जी जहाँ जहाँ रहते थे उनके पीछे पीछे अपने भी लोग रहते ही रहते थे। उन्होंने भेजा है तो उनके साथ साथ इनका भी व्यक्ति आता रहता था, तो उनको बैठाते थे और इसको भेजते थे कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। वो कंफर्म करने के बाद ही फिर ये इशू करते थे। मतलब शी वॉज इतना वो मैनेजमेंट में क्विक थे। फिर उसके बाद क्या हो गया, बहुत डिप्रेस हो गए क्योंकि बाजी प्रभु का थोड़ा सब मालूम है ना, 40 इयर्स में ही वो मेंटली सिक हो गए और उनका भी डेथ हो गया। तो उसके बाद उनके बाजी प्रभु के जो बेटे थे नाना साहेब, वो बहुत छोटे थे। तो पेशवाओं के पास भी जो वेल्थ जाता था वो छोटा है, इसलिए उसके पास पूरा नहीं भेज सकते थे। पूरा वेल्थ पहले इनके पास आता था, मल्हारा होल्कर्स के पास। आने के बाद पेशवा को जितना जाना चाहिए टैक्स, मतलब पूरे देश भर से, उतना ही उनको भेजते थे। बाकी पूरा वेल्थ यही मैनेज करते थे। सो ऐसे मतलब शी वॉज वेरी मैनेजमेंट में, इसीलिए वो कर्तृत्व के लिए एग्जाम्पल है। इतना उनके बारे में बोल सकते हैं। सो इट विल टेक बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मैं वो अहल्याबाई होलकर जी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो इवन बाजीराव पेशवा का डेथ हो गया, नाना साहेब पेशवा थे, तब भी वो फिर मैनेज किए। उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, बहुत टाइम चला गया। इट वाज वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड। वो टाइम में जो भी अहल्याबाई होलकर जी का शुरू हुआ शासनकाल, तब से शुरू होके अहल्याबाई जी जितने दिन जीवित थे तब तक देश के ऊपर कोई ऐसे बहुत बड़ा अटैक हो गया, या फिर जो हम सुनते थे ना, औरंगज़ेब आ गया लूट के चले गया, अफजल खान आके लूट के चले गया, एक कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज मैनेज्ड। जो भी आता था उसको वहीं से वहीं मैनेज करते थे। तो बाद में क्या हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया। बाजीराव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नाना साहेब पेशवा भी बड़े हो गए, फिर उनके पास चला गया जो भी जाना था। फिर बाद में पानीपत के युद्ध के बाद नाना साहेब पेशवा के भाई वो युद्ध में मर गए और बेटा भी मर गया। सो वो मानसिक इससे नाना साहेब पेशवा की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो मल्हार राव जी थे वो ही वॉज 70 देन, 70 ईयर्स तक वो लड़ते रहे। तो मतलब मल्हार राव जी भी बहुत थक गए थे तब तक। वो बोले अब हो गया, अब मैं भी, सो ही उनका भी डेथ हो गया। सो ये तो इनका जो भी मतलब राज्य का परिपालन था, मैनेजमेंट उसका ही था। उनका जो पर्सनल लाइफ था, हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल लाइफ होता है और एक नॉर्मल जो होता है। तो उनका पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा कुछ हैप्पी नहीं था। सो जो खंडेराव थे, जैसे उन्होंने बताया, अफीम का बहुत वहाँ उपज होता है, तो बहुत लोग नशे के इसमें बहुत शिकार रहते हैं। खंडेराव जी भी उसमें ही थे। एंड ही डाइड 27 ईयर्स के एज में वो विडो हो गए खंडेराव जी चले जाने के बाद। तो तब उनको मतलब शी वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि फैमिली लाइफ में कुछ ज़्यादा ये नहीं था। तो सती उन्होंने जाना चाहा, लेकिन मल्हार राव जी बोले नहीं, मैंने तो कभी तुमको बेटी नहीं माना है, तुम मेरा बेटा हो। अब तुम छोड़ के गए तो मैं राज्य कैसे चलाना। सो देन सेड नो, थोड़े थोड़े चीज़ अपने लिए होते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ राष्ट्र के लिए होते हैं। तो हम दोनों का जो जन्म है वो राष्ट्र के लिए है। तो फिर वो नहीं गए, सती नहीं गए। फिर शी सपोर्टेड हर फादर इन लॉ। एक मतलब विचित्र कभी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है, ऐसे रिलेशनशिप होता है। तो एक बहू को ससुर इतना सपोर्ट करके, वो दोनों का इतना अंडरस्टैंडिंग रहना, मतलब बहुत विशेष उनका रिलेशनशिप था। उसके बाद मल्हार राव जी के डेथ के बाद तो पूरा ही वो मतलब जैसे विरक्त हो गए थे, कुछ भी नहीं है। बेटा हो गया, बेटा था उनका एक मालोजी करके, वो भी पिता के जैसा ही बहुत मतलब बैड हैबिट्स में
ही वॉज स्पॉइल्ड ही था पूरा, और वो भी जल्दी 20 अभी मल्ला खंडेराव जी 30 इयर्स तो भी जिए, मालेराव तो 20 इयर्स में ही मर गया। और उनके एक बेटी थे, और बेटी का भी बहुत उनका अच्छा एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका एक स्टेप है उनका, जो भी वो न्याय जो करते थे उसके विशेष 2-3 एग्जाम्पल्स है उसमें, वो तो अभी नहीं, लेकिन बेटी के विषय में बहुत मतलब भिल्ल जो थे, वो एरिया में जो भिल्ल होते थे वो लूटते थे, आने जाने वालों को बहुत लूटते थे, वो बहुत त्रासदी था उनको। ये मुगल्स और उनसे लड़ने से भी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये था कि भिल्ल आके लूट के चले जाते थे लोगों को। तो फिर उन्होंने उनके बेटे के बारे में, मुक्ताबाई उनका नाम है, बेटी के बारे में बताना है। एक तो उन्होंने बाल विवाह नहीं किया, वो बोले कुछ भी हो, उन्होंने इतने सती देखे थे कि उनका मन बहुत घबरा जाता था, बाप रे ये क्या है, ये तो विचित्र प्रथा है, मैं तो अपनी बेटी को 8 साल 10 साल में शादी नहीं करूँगी। शी डिड नॉट मैरिड हर, उनकी बेटी का 18 साल तक उन्होंने शादी नहीं किया। तब उन्होंने दवंडी पिटवाया जब उनके ससुर जी गुजर गए और माहेश्वर चले गए वहाँ पर। क्यों, तो इंदौर वॉज ऑफिशियल हेडक्वार्टर था जहाँ से स्टैंपिंग वैम्पिंग होता था, लेकिन जो भी उनका था वो महेश्वर से ही करते थे शांति के लिए। नर्मदा के किनारे वहाँ जाके रह गए थे, वो बोले मैं तो उग गई यहाँ से, आई डोंट वांट टू डू दिस ऑल, अभी बस है मेरे को, करके चले गए। लेकिन फिर सब लोग बोले, बाकी के मराठा सरदार भी आके बोले, क्योंकि पेशवाओं के घर में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा था। माधवराव जी भी मर गए, फिर बाद में माधवराव जी का बेटा जो नारायण राव था उनका भी असैसिनेशन हो गया था। तो फिर बहुत पेशवाओं का बहुत सिचुएशन ख़राब है। और जो नारायण राव जी की पत्नी थी, शी वॉज गरोदर, क्या बोलते हैं, शी वॉज प्रेग्नेंट थे। तो आगे चल के एक पेशवाओं के लिए अगर एक आ जाए तब फिर आप छोड़ देना। देन दैट लेडी नारायण राव की पत्नी का फिर डिलीवरी हो गया, उनका बेटा हो गया, फिर वो अलग स्टोरी है। तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने 18 ईयर्स तक शादी नहीं किया। 18 ईयर्स में भी उन्होंने दवंडी पिटवाया कि जो ये भिल्लों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उनके साथ युद्ध करके, जो भी हो, रिच पुअर, क्या बोलते हैं, रजवाड़े से हो, कोई भी इसका हो, जाति मैं नहीं पूछूंगी, जो भी हो, भिल्ल का जो प्रॉब्लम, ये भिल्लों का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको मैं अपनी बेटी दूंगी। फिर उनका दामाद उन्होंने वैसे ही किया। वो जो जाके उनके थे, वो भिल्लों से जाके फिर नेगोशिएट किए, थोड़ा देर लड़े, फिर बाद में नेगोशिएट किए। ऐसे जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने दामाद बनाया। उनके 2 संतान थे, लेकिन एक अर्ली एज में ही उनका भी डेथ हो गया। ऐसे बहुत मतलब एक राज्य को पीछे से कैसे चलाना, वो बहुत अच्छा उनका एक एग्जाम्पल है। और हाउ टू मैनेज वेल्थ टू वेल्थ कैसा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा उनका बहुत अच्छा ये है। समय अभी बोल सकते हैं बहुत, लेकिन इतना ही परिमिति है। तो जो ये मुझे अवसर मिला उसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। I visited Kashi and saw her Vigraha there. So then I inquired about her. What is this statue? Who is this statue? Why is this so important here? Then when I studied and I got to know that she is the one who installed the current day Shivlinga there, I'm surprised. Like how come we missed such a important person in our entire narrative? There is no mention of Ahalya Bai in, at least in the studies that I have gone through, or in the consciousness of our parents or anyone in my entire circle. It is not there. So when Satish ji has invited me for this event, I was really excited. I want to learn a lot about Ahalya Bai. And when I was listening to you, like I have a meeting at 7:30 at Koti, I have to be there. But I couldn't just stop listening to you. I really want to know more. So I hope Satish ji will suggest some good books on Ahalya Bai, and I'll definitely learn more about her. So, and when I was listening to that Shivlinga story that you were mentioning, that she fall on the linga and to stop it from horse's stampage, it only reminded me of Karmanye Vadikaraste Mafaleshu Kadachana from Bhagavad Gita. The reason being,
compare that with today's people attitude, the entire our own thing has become about study well, go into some good college and earn 20 lakhs, 30 lakhs package. And it is all about karma phala rather than doing the karma. And we are forgetting that to get karma phala, we have to do that karma. So I hope these stories must come out more and more and more. These stories have to be told more, and and more people will be leaving the karma phala and will be focusing more on karma, so that society will become again back into the way that we want it to be, where we have actually degraded by focusing more on the results rather than our own actions. That is one thing. Just I have been taking some notes while I was listening to sir also. Like the indoor story was pretty inspiring, sir. Like we must have such kind of consciousness. Like if I go out, like no one is there to tell me that don't use this plastic. It is always encouraged to use plastic. I don't know how we'll bring that consciousness into our own current day thing. So, and finally, about Hindu eShop. So, Hindu eShop, I have gone to Inorbit Mall Crossword. There is one to find some of these books that are listed here, like Hindu Dharma, and these books, some of the books that are suggested by some of the great people. And when I went there, almost nothing. On our entire education, nothing. No history. What happened to Ahalya Bai? Nothing. What happened to our like what is about our dharma? Who are we? Nothing. It is all about Harry Potter. It is all about yeah. Our dresses reflect that today. So we have incorporated the entire Western culture as is, without thinking whether it is us or not, whether it is correct to do it or not. We have unfortunately did that. And Hindu eShop is one of that step. One step where we bring back our narratives into our hands. Unfortunately, the entire education and including the book world, especially wherever I have gone through in the Hyderabad, I have visited many bookstalls. Entire education, all the books are in the control of I don't know, yeah, left liberals is the word that are coming out, but I don't want to use that word. It is with our people are also not taking that Chaitanya forward. That is unfortunate situation. So I cannot squarely blame on left liberals for that particular situation. So Hindu eShop has దాన్ని తెలుగులో ధ్వజం ఎత్తారు అని చెప్తాం కదా. సో అట్లాగా ఒక అద్భుతమైన స్టెప్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ దట్ నరేటివ్ ఇన్ టు అవర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. So this has to continue, and I wish very, very much for Satish ji and his entire team. I don't know other people's names, sorry, but I have met most of the Hindu Hindu eShop folks, and the thing is, there are some good educational institutes like Ramakrishna Matta. I have visited there and I found really great books on Advaitam and all the Ramayana, Mahabharata, all of these things. But the problem is, their entire focus was on Swayambodha, where understanding our own self. That is good, that must be there. But there is nothing on Shatrubodha. Some people might have heard these terms by now, but we don't know what happened to us. We don't know why we have incorporated, we don't know why we have so much of lower self-esteem on our own culture. We don't know that. That happened because there were a lot of attacks. We don't know that. So that Shatrubodha, no one wants to talk about. And at least few institutions must come out and talk about these uncomfortable conversations, because definitely these are uncomfortable conversations. People are not going to like it, but then someone has to talk about it, because truth, whatever is its face, must be seen as it is. We cannot say, okay, this is good, this is bad, so I don't want to look at it. I cannot say that. I cannot survive if I do that. So both Swayambodha and Shatrubodha has been very well balanced in the entire Hindu eShop collection. Sitaram Goyal ji books, I don't know how many of you have read those books by Sitaram Goyal ji. He did an amazing Shatrubodha.
So I strongly recommend to take that entire collection, some 22 books or 23 books from Satish ji, and I say give it as gifts to your, if there are some marriages happening, give those books to those people as a gifts. Those books must be read by people. No one knows what is there in it. What kind of things that we have to go through to talk today, no one knows. We are so happy that we are living in a democracy and we are having these things, but these things must come out. And I hope Satish ji and his team continues this amazing work that they are doing. And I always support them. I love you folks. So Hindu eShop is something like... So here I am representing Samvit Prakashan. She is also a part of Samvit Prakashan. So it was very lovely. It was a very beautiful explanation. As she has taken us through the history from the Maratha Empire onwards. It was very nice to listen to you. Inkokasari పూర్తిగా వివరంగా చెప్పండి. So it was also great listening to Sunil ji, because when I went to Indore, when I went to Maheshwaram, so it was so beautiful. The palace is so grand, and there is a huge Shiva temple. Narmada is so majestic there actually. So I also saw the statue of Ahalya Devi and so on. Indore airport is also named after Ahalya Devi. So you reminded me of all those features basically. So thank you for giving me the opportunity to Satish ji and Ayush ji. I'll just introduce Hindu eShop as they said. It's Bhavani has already mentioned, it's about 5 years since Hindu eShop is established. So, Jyeshta Shukla, sorry? Yeah. Jyeshta Shukla Trayodasi అని చెప్పారు. సో ఈరోజు 5 years క్రితము హిందూ ఈ షాప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. సో I have so much of appreciation and admiration for their work. I saw them, Satish ji and Ramesh ji, going everywhere, wherever there are some meetings and so on, going with their books and installing stalls, and then encouraging people to buy. So I'm very grateful to them. And as Ayush ji is saying, I'm representing Samvit Prakashan. So indaka ayana Markandeya garu cheppinatlu, tomorrow he'll also say that Samvit Prakashan has built a huge repertoire of very interesting books from history and which represent socio-cultural histories of our nation. So we have almost more than 40 books so far. So we have always found Hindu eShop very, very obliging and very indulgent towards us, because they have always hosted us, they have always promoted our books. So wherever they go, they take Samvit Prakashan books also. So Samvit Kendra President Rahul ji is also here. So from what I hear about the entire connect between Hindu eShop and Samvit, from Ayush ji, he often says that. So basically Samvit Prakashan is here for doing research into socio-cultural histories of our nation. Especially there is also CSIS, Center for South Indian Studies, or Dakshinapada Studies, which are focusing on the South. So that research content is being published as Samvit Prakashan. So most of our books are related to the socio-cultural histories of our nation, especially the forgotten heroes of our country. And then Hindu eShop is hosting us, just like Amazon. It's an aggregator of books. So they are promoting, they are selling, they are also giving us a space in the huge landscape of book selling basically. So we are grateful. We are also appreciative of them. And thanks for supporting, and please keep on supporting like this. Tomorrow, I think just like we had this guy Markandeya speaking to us, so tomorrow he'll also say that Samvit Prakashan and Hindu eShop has done a great job in promoting our histories and so on. We look forward to that day, and thank you for giving me this opportunity. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदूज़ आए या जो लोग इधर माइग्रेट हुआ है, इंदौर में काफ़ी लोगों को बसाया हुआ है वहाँ पे. सिख और सिंधी समाज काफ़ी बड़ा है. 1984 में जब वहाँ पे रॉयट्स हुए, काफ़ी सिखों को नुकसान जो हुआ, उसमें अहिल्याबाई का जो घर था राजवाड़ा, वो पूरा जल गया था. और लोगों को इतना अपराध बोध है उसका कि हमने अपने हाथों से अपना घर सुहा कर दिया. तो अब जाकर के उन्होंने वापस से उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसी फॉर्म में किया है. राजवाड़ा जो इंदौर का एम्बलम है वो उसी का प्रतीक है, और उन्हें वापस लोगों ने रिक्रिएट किया. और आज जब भी जाए वहाँ पे पूरा एक एग्जीबिशन उनका कैसे रहते हैं वो पूरा वहाँ पे वो है. और लाल बाग पैलेस जो उनका नया घर है वो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा. तो सतीश जी ने मुझे कहा था कि आप बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में एक छोटा सा लेक्चर बनाइए, तो वही मैं प्रिपेयर करके आया हूँ.
and I'll just go through some points which have been left out for me to share. So for me, books are a form of indirect form of communication wherein the author is not present in front of the reader to counter his arguments. So in a way, he is presenting his views to the reader by being absent. So he just puts his views on the book, prints them, and the reader goes through them. And the reader is actually free to think about it the way he wants it. He can imagine it differently. If 100 people read a scene from some story, each one of them will imagine it in a different way. The background may be different, the clothes that we are wearing that may be different, the sounds that are happening in the background may be different. But if these 100 people go and watch even a very hi-fi visual effect, SFX, VFX, all kind of movie, Kalki for example, which is the recent movie which is released, they will all have the same kind of image in their mind. Maybe their experience, the way they understand the movie may be slightly different, but the imagery will be the same. But books don't limit the people to this same imagery. Each person can imagine the same scene in various different ways. And that's probably the reason why books have still held on in this new age, in this modern age, wherein high technology kind of mediums are coming up to communicate the stories to the masses. Coming to the word Hindu, I would say Hindu is always a seeker of the truth. There is no God in our culture who just came and said, these are the rules, follow them or else you will go to hell. Each one of them told a few things that he learned about the truth and asked us to follow it if we understand it in our own way and follow it. In the Sanskrit, this is expressed very nicely in the sloka, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, which means the truth is one and every Vipra, every wise man has perceived it, experienced it in their own form. And our land is the land of Vipras. There have been many Vipras, and hence we see so many languages, so many cultures, so many religions, ways of belief, and so many gods and goddesses. So in a way, we are the best example of unity in diversity. There is diversity in every field that we look here, and there is a single thread going through all this diversity which pulls them all together into a single string. So I had actually prepared for one or two examples in my own life. Like one example is wherein it explains the importance of author being absent in front of a person. There were 2 or 3 books and articles that I read in which I assumed that the author is a male, and I read the entire story. And after a few days, I was amazed to find that it's actually a lady. So one example was Shakti Gawain. I had a friend by name Shakti, and that probably made me feel that he might be a male. But later, after about 10 to 15 years of having read the book, I actually came to know that she is actually a lady. Another example was Krishna Uday Shankar, who has written Aryavarta Chronicles, rewriting of Mahabharata in historical perspective. And I'd like to end with this wrong practice that is going on in our schools. I was just having a chance of going to meet teachers of my kid. In the school, I was just flipping through the pages of the book, trying to find something related to our culture, Bharat, at least a name here, something here that my child will learn about our culture, our country. But not even a single name of a single character was belonging to India. I raised that point, and fortunately, they changed the book. But the irony of the fact is that the book for which I had raised the issue belonged to an Indian publisher, and the book that they changed to is a foreign publisher. And everywhere I look, these schools, the kind of books that they are using, they don't follow NCERT, they go for some other third-party person. And these books always have this knack of, softly feeding that Macaulay infection.
For those who don't know, I'd like to tell that Macaulay was the person, he is a British officer who came to India around 1835. He went throughout India, studied what education system existed here, and he recommended that this Indian system, the Gurukul system, be replaced by an education system from British, so that Indians on the outside might look Indian, might dress as Indian, might follow an Indian culture, might speak Indian language, but on the inside, they'll be completely British slaves. So this feeling is what is called as the Macaulay infection. And the books in the schools, they are softly feeding the students with the same thing. And I'm very glad that there are organizations like Hindu eShop, which are spreading light in the place where darkness is spreading in this form, and they are bringing back the feelings, philosophies, history of our ancient Indian culture to the masses. And I wish them all the best in their work that they are doing, and I hope that they'll succeed much more in the coming time. Thank you. So, you might have noticed one poster we have put outside. Till now, we have delivered 1,000 books and products. 1 lakh. Spanning 29 states and all union territories, 3,000 pin codes in 9 different languages. And last year, I would like to highlight few points. In the last 1 year, we have participated directly in 70 programs directly and 30 programs indirectly through our well-wishers. We have made few popular book launch programs we have participated, like Western Media Narrative by Umesh Upadhyay, Vikram Simpath Waiting for Shiva, and Samvit, of course, we promote Samvit books, and Shantanu Gupta, who is advisor to Yogi Adityanath. Like some popular books we have promoted by launching them. Apart from this, we have been running campaigns inside apartments under the concept of Hindu shop at your neighborhood. So in this year, some big 5 to 6 apartments we have put up stalls there, just like Pebble in Bandlaguda, Aparna Sarovar, Aparna Hill Park, Cyber Commune, Lake Fort View. Like some apartments, we go directly, we talk with the apartment people, well-wishers, and we set up stalls there. And some top, and we have also participated in some top festivals, literature festivals which happens in twin cities, like Ramayana Kalpruksham, Bharat Uvacha, Saptaparni, and BJP Social Media Sangamam, and there's also one event, Telugu Sankranti Sammelan. And apart from these, just like we see tiffin center on roads, tiffin on wheels. So we started one experiment celebrating Savarkar Jayanti on road this year. So it was a very good response. People came to know that Savarkar is also like figure. So we have conducted 2 events on Savarkar Day, whole 3-4 hours putting stall on main road, so that people will know the importance of our national forgotten heroes. And of course, we get lot of invitations in putting stalls in Ganesh Puja, Sri Ram Navami, Valmiki Jayanti, Buddha Jayanti, Shivratri, like this. And apart from this, we are also entering into top institutes, like last year we did a Vivekananda Jayanti program in SCU, and recently we had one session in Mahindra Management Institute. And few celebrities also visited Hindu eShop. You might have seen in Twitter, Saina Nehwal and Malkajgiri MP Hitler Rajender, Shefali Vaidya, popular writer, and RSS senior Adhikari Sunil Ambekar ji. And also for the first time we got opportunity to set up stall in Nagpur. Some might be knowing, RSS highest executive meeting body, it happens under the name of ABPS. So first time we got invitation to set up there our stall. It was a very divine experience for us to be in the Nagpur. And I will now request from the audience to share their experience. Sakhyam ji and Rami Dakhil ji. I will request you to, because they have done a lot of work for promoting Hindu eShop, which is not, of course, their job, but out of interest and out of their curiosity, they have promoted Hindu eShop. I will request Akhil ji and Karthik ji. నా పేరు కార్తిక్, నేను ఉండేది సుచిత్ర. ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. సో సిన్స్ ద చైల్డ్హుడ్ ఐల్ క్విక్లీ ఫినిష్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ గో టు హిందూ eShop. I'll try to restrict myself to speak only in Telugu now.
సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియా, భారత్, మన కంట్రీ అంటే ఏదో ఒక తెలియని ప్రైడ్ ఉండేది. కాకపోతే ఎక్కువ హిస్టరీ తెలియకపోవడము, అసలు మనకే తెలియకపోవడం వల్ల అసలు ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయేది మేము. ఎప్పుడు కూడా మా ఫిగర్స్ బయట కంట్రీసు ఆర్ బయట సూపర్ హీరోస్ వాళ్ళ గురించే ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ ఉండేది. సో అలా వెన్ ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మై బిజినెస్ ఇన్ 2019, అప్పుడు ఐ కేమ్ అక్రాస్ సంజీవ్ సాన్యాల్. తన నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. సో అలా ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ కల్చర్ ఇస్ అండ్ మన హిస్టరీ ఏంటి, మనం ఎలా ఉండాలి. అక్కడి నుంచి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కాజ్. కానీ నాకు ఎవరు పరిచయం లేకుండే ఆ రోజు. సో అలా ఐ లక్కీలీ మెట్ మనోహర్జీ షిండే అని ఫ్రమ్ RSS, and then he introduced the Ayush Ji to me. So I wanted Hindu eShop to be an offline store. సో అలాగని మనం రీసెంట్గా మన దిల్సుఖ్ నగర్లో ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఒక క్యాబినెట్ పెట్టి అందులో హిందూ ఈషాప్ బుక్స్, ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు 1 week అయింది అండ్ వీ హెవ్ సోల్డ్ అరౌండ్ 15 to 20 products till now. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఫర్ హిందూ ఈషాప్ అనుకుంటున్నాను. So a long way to go. I hope everyone encourages us more and more. Thank you and congratulations to Satish ji, Ayush ji and Hindu eShop. అందరికీ నమస్తే. ముందుగా హిందూ ఈషాప్లో నేను గత 2.5 yearsగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ దానికోసం సపోర్ట్ చేస్తున్నాను, బయట ఉండి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. నేను చాలా ట్విన్ సిటీస్లో చాలా స్టాల్స్ పెడుతూ ఉండే ఈ 2.5 yearsలో, లైక్ RSS మీటింగ్స్లో కానీ, లైక్ చిన్న సిటీస్లో నుంచి దాదాపు స్టేట్ లెవెల్ మీటింగ్స్ వరకు నేను హిందూ ఈషాప్ సంబంధించిన ఒక స్టాల్స్ పెడుతుండే. చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుండే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. మనందరం ఇప్పుడు ఎవరైనా బయట సొసైటీలో వెళ్ళి మనం మీ హాబీస్ ఏంటి అంటే క్రికెట్, వాచింగ్ మూవీ, వై నాట్ రీడింగ్ బుక్స్ అని నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. అందరికీ నేను స్టాల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మన యొక్క బుక్ మార్క్స్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బుక్ మార్క్స్ ఇస్తుండే. ఫస్ట్ గో టు ద వెబ్సైట్, దాంట్లో ఏమున్నాయో చూడండి. అప్పుడు మనకి ఏదో ఒక బుక్ మనకి తెలిసింది వస్తుంది, దాన్ని నచ్చింది వస్తుంది, అక్కడ మనం చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఏదో ఒకటి మనం స్టార్ట్ చేస్తేనే ఆ బుక్ ఒకటి కంప్లీట్ అయితే ఇంకా మనం ఆగం. ఒక 100 books అయినా మనకు చదవాలనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకు వస్తుంది. సో ఎప్పుడు క్రికెట్, ఎప్పుడు వాచింగ్ మూవీస్ కాకుండా వై నాట్ క్రికెట్, వై నాట్ రీడింగ్ బుక్స్ అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మనం వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవుతామని నా నమ్మకం. సో లాస్ట్ couple of years I'm doing this stalls, keeping these stalls. I think around, I'm not wrong, 50,000 I crossed rupees in the business. And thank you for giving this opportunity in the Hindu eShop.